रिकॉर्डिंग तो इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन भी बच्चे क्लास लेते हैं। कई लोग ऐसे जो ऑनलाइन ही लेते हैं। वो नहीं आई आज शिखा, आप आए वो नहीं आई। कौन सी क्लास है? पीजीवीपी। हाँ, लेक्चर कौन सा है पीजीवीपी का? पीजीवीपी चौथा लेक्चर है वैसे तो, लेक्चर नंबर 4 है। टाइम हमने उतना ही लगाया है जितना टाइम लगता है, हमने ऐसा नहीं है कि कुछ छोड़ दिया हो। चलो भी देखो प्लीज। करें स्टार्ट। देखो बेटा, नेक्स्ट सेक्शन कौन सा है? सिमुलर हमारे पास 40 है और इसमें हम खुद ही नोट्स बना रहे हैं क्योंकि यही नोट्स हमारे काम आने वाले। तो सेक्शन 40 हमारे पास है। कह रहा डिडक्शन इज नॉट अलाउड। मैं आपको पढ़ा कह रहा हूं कि जो खर्चे हैं उनकी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी, तो डिडक्शन इज नॉट अलाउड। डिडक्शन इज नॉट अलाउड। तो यहाँ पे दो लोगों को मना किया गया है, एक तरफ नॉन रेजिडेंट और दूसरी तरफ रेजिडेंट। तो एक तरफ नॉन रेजिडेंट, दूसरी तरफ रेजिडेंट। लिख लिया? जो भी आपका फ्रेंड है उसको इंटीमेट कर दो भाई। केवल 30 दिन लग के मेहनत कर लेता है तो एक दिन के 2 नंबर 60 नंबर आ जाएंगे। और जो बच्चे जितनी क्लास मिस करें उतने नंबर कम करते चले जाएं, इतने कम ना कर दें 40 के नीचे चला जाए।
रेजिडेंट। तो एक तरफ कौन है? नॉन रेजिडेंट। दूसरी तरफ कौन है? रेजिडेंट। उसको बोल रहे हैं तुझे डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो उसके में कुछ कंडीशन है। कुछ क्या है? कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है जब डिडक्शन नहीं मिलेगी? तो पहली कंडीशन है कि टीडीएस नॉट डिडक्टेड। टीडीएस नॉट डिडक्टेड। टीडीएस काटा ही नहीं भाई ने इन द प्रीवियस ईयर। टीडीएस काटना था, टीडीएस काटा नहीं। और अगर टीडीएस काटा है, अगर टीडीएस डिडक्ट किया है, डिडक्टेड बट नॉट डिपॉजिट टू द गवर्नमेंट, बट नॉट डिपॉजिट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं कराया, तो कहानी समझ में आ गई क्या हो रही है? पहले केस में टीडीएस काटा नहीं, दूसरे में काटा, डिपॉजिट नहीं कराया, तो क्या बोलता है? देन 100% 100% shall not be allowed as deduction, shall not be allowed as deduction। फिर हमें डिडक्शन नहीं मिलने वाली। समझ में आ गई होगी सभी को बात कि अगर किसी नॉन रेजिडेंट को हम लोग क्या कर रहे हैं? पेमेंट कर रहे हैं। कोई बाहर का आदमी है, उसको हम क्या कर रहे हैं? पेमेंट। अगर हम टीडीएस ना काटें, टीडीएस काटें बट उसे डिपॉजिट ना कराएं, क्षितिज टीडीएस काटा, डिपॉजिट नहीं कराया, तो भाई 100% आपको डिडक्शन नहीं मिलने वाली। जो भी खर्चा हुआ आपका, जो बाहर वाले को पेमेंट की है आपने, उसकी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। समझ में आया या नहीं आया? खर्चा है ना बाहर वाले को, नेटफ्लिक्स, आ गई बात समझ में? वो भी क्या आप एक उसमें देख रहे हो, तो बाहर वाले को एक पेमेंट जा रही है। या मान लो कोई मूवी है जिसके लिए आपने बाहर क्या किया है? पेमेंट किया। तो जो भी जिस प्लेटफॉर्म से वो चीज़ें हो रही हैं, उनको टीडीएस काटना है, टीडीएस काट के डिपॉजिट कराना है सरकार को, तो ही उनको उनके खर्चे की डिडक्शन मिलेगी, अदरवाइज डिडक्शन नहीं मिलेगी। सेम इट इज़ एप्लीकेबल फॉर रेजिडेंट। रेजिडेंट के लिए भी सेम एप्लीकेबल है, बट नीचे वाली लाइन चेंज है। कौन सी लाइन चेंज है? देन 100 की जगह उसका क्या किया गया है? 30% उसका डिसअलाउड किया गया। समझ गए? दोनों कंडीशन उसकी यही है, पहली और दो, दोनों कंडीशन सेम है उसकी। तो आप समझ गए होंगे। ये इसका 100%, फिरंगी का 100% क्या है? बोलो। 100% फिरंगी का क्या है? अलाउड नहीं है। और अपना आदमी है तो 30% अलाउड नहीं है, 70 अलाउड। तो अगर अतुल को कोई पेमेंट कर रहे हैं, टीडीएस नहीं काटा, काटा डिपॉजिट नहीं कराया, तो क्या हो जाएगा? 30% नहीं मिलेगी, 70 मिल जाएगी। फिर सर वो 30 कब मिलेगी? जब ये करा दोगे काम, जब डिपॉजिट करा दोगे। तो नीचे नोट वही लिख के आना है। नीचे क्या नोट लिख के आएंगे? इंपॉर्टेंट नोट। ये 100% और 30% जो डिडक्शन क्या हो गई थी? हाँ जी, जो ये 100% और 30% जो डिडक्शन क्या हो गई थी? डिसअलाउड हो गई थी, डिसअलाउड हो गई थी। शैल बी अलाउड, शैल बी अलाउड क्या हो जाएगी? अलाउड हो जाएगी। इन द प्रीवियस ईयर इन विच TDS deposit to government।
टीडीएस किसको डिपॉजिट करवा दिया जाएगा? गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा दिया। प्रज्ञा क्लियर है बेटा? और नेक्स्ट क्लास में आ रहे हो क्या? यस सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। मेरे को लगता है सभी को क्लियर हो गया। बहुत सिंपल प्रोविजन। नॉन रेजिडेंट कितना डिसअलाउड? 100, रेजिडेंट 30। और जब ये 100 और 30% क्या कर दोगे? पे कर दोगे, सरकार को डिपॉजिट करा दोगे, फिर मिल जाएगा उस साल। अगला सेक्शन लिखो 40A5 है, टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट। किसके ऊपर टैक्स की बात कर रहे हैं? नॉन मॉनेटरी परक्विजिट। नॉन मॉनेटरी परक्विजिट क्या होता है? रेंट फ्री एकोमोडेशन है। नॉन मॉनेटरी मतलब जो मनी में ना हो। यस और नो? जो किस में होगा? काइंड में होगा। तो क्या रेंट फ्री एकोमोडेशन पता है सभी को क्या होता है? रहने के लिए क्या दे दिया? घर दे दिया आपको। किस किस की तबीयत खराब चल रही है? जो क्लास में आए हैं उनकी तो ठीक ही चल रही होगी वैसे। अच्छा, उनमें भी चल रही है। मेरी कैटेगरी में हो भी। असली में गर्मी बाहर बहुत हो गई है, बहुत ज़्यादा। और जो नहीं आए उनमें किसकी चल रही है खराब? जो नहीं आए। तो रेंट फ्री एकोमोडेशन सभी को पता है। रहने के लिए क्या दे दिया है? बोल ही नहीं रहे। पता है? क्या है? पता है, घर दे दिया रहने के लिए। उसका टैक्स कौन पे करेगा? हाँ जी, टैक्स कौन पे करेगा उसका? एम्प्लॉय जो रह रहा है। बट एम्प्लॉय पे नहीं कर रहा टैक्स। कौन पे कर रहा है उसका टैक्स? टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय नहीं पे कर रहा। कौन पे कर रहा है? एम्प्लॉयर पे कर रहा है टैक्स। तो आपको चेक करना है कि जो नॉन मॉनेटरी परक्विजिट है वो एग्जम्प्ट है इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय अंडर सेक्शन 10(10)(c). अगर वो एग्जम्प्ट है तो हमारा कौन है? जो एम्प्लॉयर है उसको इस टैक्स की क्या है? डिडक्शन। डिडक्शन नॉट अलाउड। बोलो क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय के हाथ में वो पैसा एग्जम्प्ट हो गया ना। एक मजे कौन ले रहा है? एम्प्लॉय। तो डबल मजे इनकम टैक्स देता नहीं किसी को। समझ गए होंगे? एक जगह बेनिफिट ले लोगे तो दूसरी जगह थोड़ी ना बेनिफिट मिलेगा।
तो सीधी सिंपल सी बात है, अगर कोई भी नॉन मॉनेटरी परक्विजिट होगी उसका टैक्स एम्प्लॉयर पे कर रहा होगा, उसे डिडक्शन अलाउड नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉय की वो एग्जाम इनकम, वो मतलब जो बेनिफिट है वो क्या है, एग्जम्प्ट है। अगर क्वेश्चन में लिखा आता है कि वो एग्जम्प्ट नहीं है तो मिल जाएगा। तो आपने क्वेश्चन चेक कर लेना है, चेक कर लेना है आपने क्वेश्चन में एमसीक्यू में क्या पूछा गया, कौन बनेगा एग्जम्प्ट पति। यहां पेपर एग्जम्प्ट वाला होगा। डन, ठीक है सितेश, तभी ठीक है। तो अब भाई वो पूरे 30 डेज लग जाना है बिल्कुल एकदम पागलों की तरह। सेक्शन 40A(3) कैश पेमेंट। अगर आप कैश में क्या कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, कितने से ज्यादा, 10,000 से ज्यादा, टू सिंगल पर्सन। अगर आप सिंगल पर्सन को इन अ सिंगल डे, अगर आप सिंगल पर्सन को सिंगल डे में क्या कर रहे हो, कैश से ज़्यादा पेमेंट कर रहे हो, 10,000 से ज़्यादा कैश पेमेंट कर रहे हो, तो क्या है भाई, द अमाउंट मोर देन कितना, 10,000 इन अ सिंगल डे इज डिसअलाउड। समझ में आ गया होगा। मैं इतना सिंपल तरीके से लिखवा रहा हूं, मुझे लगता है सभी के समझ में आ गया होगा। तो जो अमाउंट है जो आपने 10,000 से ज़्यादा दी है वो क्या हो जाएगी, डिसअलाउड। 15 दिए, वेरी गुड, 15 दिए, 10 अलाउड, 5 डिसअलाउड। लिखा है साफ साफ, मोर देन जो ज़्यादा होगी वो डिसअलाउड हो जाएगी। और ये 10,000 की जगह लिमिट कितने की है, ये जो 10,000 है इसकी जगह 35,000 की लिमिट है अगर ट्रांसपोर्टर है जिनका हाथियों का बिजनेस है। समझ गए, हाथी मतलब वो छोटे छोटे हाथी चलते हैं, ट्रांसपोर्ट, पैकर्स, मूवर्स एंड पैकर्स, एक जगह से, वो आपने देखा होगा पानी की बोतलें भी सप्लाई करते हुए। समझ गए, ट्रांसपोर्ट समझ ही गए ना, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस, आदमी नहीं, आदमी ट्रांसपोर्ट करना नहीं, सामान, आदमी ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, सामान का ट्रांसपोर्टेशन, छोटा हो बड़ा हो जैसा भी हो, आपका ना हो। समझे कि नहीं समझे। तो क्या सलूशन है इसका, क्या करें फिर, अदरवाइज अगर अलाउड करें तो अकाउंट पे ही चेक से कर दें। तो फ्रॉम अकाउंट पे ही चेक और एनी अदर मोड, एनी अदर ऑनलाइन मोड है ना भाई, एनी अदर ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मोड, एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। क्योंकि देखो वर्डिंग यही लिखी है लॉ में, अगर कोई और इलेक्ट्रॉनिक क्या है, क्लियरिंग सिस्टम है, तो क्या है भाई, कितने की पेमेंट अलाउड है, हाँ जी, कितने की पेमेंट अलाउड है, अनलिमिटेड, कितना कर लो जितना तुम में है दम। अनलिमिटेड पेमेंट क्या है, बोलो, अलाउड है, अनलिमिटेड अलाउड है। सारा समझ में आ रहा होगा भाई। फ्रॉम अकाउंट पे ही चेक और
अब येलो और ये वाला यूज करेंगे, और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। पेमेंट के बाद क्या लिखा है? अकाउंट पे चेक, अमाउंट अकाउंट पे चेक और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। एक गांव है जहां पे बैंक ही नहीं है, कैश में पेमेंट कर दी, मुर्गी वाला आदमी है, नहीं समझे? मुर्गी बेचता है बेटा, आज 25,000 रुपए की मुर्गियां बेची हैं अलग अलग लोगों को, और अतुल को 40,000 की बेच दी। अतुल कह रहा है कैश लेके आया हूं 40,000, तो अतुल को 40,000 क्या हो जाएगा? अलाउड। क्यों? वहां बैंक ही नहीं है। समझ गए? अगर वहां पे बैंकिंग सिस्टम ही नहीं है तो फिर तो बंदा कर सकता है पे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? तो नीचे एक नोट लिख लेना कि अगर वहां पे क्या है, बैंक्स वहां पे नहीं है, या आप गवर्नमेंट को पेमेंट कर रहे हो, तो फिर कैश में क्या है? वेरी गुड, कैश पेमेंट अलाउड है भाई। तो याद रहेगा, अगर वहां बैंकिंग फैसिलिटी नॉट अवेलेबल, बैंकिंग फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल, इंग्लिश तो आती है आपको, इतना तो आप लिख ही लोगे, या पेमेंट किसको कर रहे हो? गवर्नमेंट को, तो कैश पेमेंट क्या है? अलाउड है। फिर 10,000 और 35,000 की कोई लिमिट नहीं लगेगी। छोटे हाथी वहां चल रहे हैं जहां पेमेंट करनी है, वहां पे बैंक फैसिलिटी नहीं है, दे दो भाई को कैश। फिर कैश दे दो आप, कोई दिक्कत नहीं। डन। तो ये सभी को इजी लग रहा होगा। इजी लग रहा है, ये तो समझ में आ ही रहा होगा ना। अब पहली ले चाहे कोई सी ले, क्यों हर्षित? सातवां क्या है? प्रोविजन बनाया आपने, किसका प्रोविजन? फॉर ग्रेच्युटी। प्रशांत देख लो बेटा, यश क्या कर रहे हो? तो प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी बनाया है। मैंने आपको पहले भी बोला था प्रोविजन क्या होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था प्रोविजन नॉट अलाउड है, प्रोविजन की पेमेंट अलाउड नहीं होती, पहले भी बताया था आपको। जहां सेक्शन 43B लग जाएगा वहां पे क्या बोलते हैं? एक्सपेंस अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस। तो खर्चे आपको क्या है? अलाउड हैं पेमेंट बेसिस पे। अगर आप उन खर्चों की पेमेंट कब तक कर दोगे? उन खर्चों की पेमेंट कब तक कर दोगे? खर्चे पेड अप टू द ड्यू डेट ऑफ ROI अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1। समझ में आ गया होगा? अगर कोई भी खर्चा जहां पे 43B लग रहा है तो वो खर्चा कब तक पे हो जाए? उस खर्चे की पेमेंट कब तक हो जाए? ड्यू डेट, ROI रिटर्न ऑफ इनकम की ड्यू डेट तक। DD का मतलब ड्यू डेट, पेमेंट बेसिस।
पेमेंट बेसिस। पेमेंट बेसिस। अगला बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन है। अब अभी तक बोरिंग सेक्शन थे, अब इंटरेस्टिंग है। यहाँ कंपनी सेक्रेटरी की बात होगी। सेक्शन 44AA क्या है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नाम तो सुना ही होगा। तो क्या बोला गया है? कंपलसरी है। कुछ लोग बता रहे हैं जिनके लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना क्या है? कंपलसरी है, मतलब बनाने ही बनाने भाई। तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए कंपलसरी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना, बनाने ही बनाने हैं। कौन लोग हैं वो? जिनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने ही बनाने। यही सेक्शन है 44AA। ये देखो, ये नाम लिखे हुए हैं। सबसे पहले किसका नाम लिखा है? अगर कोई लीगल काम कर रहा है, कोई कानूनी काम, एडवोकेट तो आपको पता ही है लीगली काम करते हैं। दूसरा, पहला लिख लो, इसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने हैं भाई। दूसरा, जो मेडिकल का काम करते हैं उनको बनाने हैं। तीसरा, जो इंजीनियरिंग काम कर रहे हैं उनको बनाने हैं। चौथा, आर्किटेक्चरल प्रोफेशनल्स, उनको बनाने हैं। अकाउंटेंसी वाला जो काम कर रहा है उसको बनाना है। टेक्निकल कंसल्टेंसी, उसको बनाना है। इंटीरियर डेकोरेटेड, उसको बनाना है। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, उसको बनाना है। फिल्म आर्टिस्ट, उसको बनाना है। तो कंपनी सेक्रेटरी का भी नाम ऐड कर लेना। क्यों? लीगल काम नहीं करता क्या? लीगल में आ जाएगा। सीए पता है ना कहाँ आ गया? प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी में आ गया। सीएमए भी इसी के अंदर आ गया। तो ये जितने भी लोग हैं इनको क्या करना है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने। पर इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स की कंपलसरी बनाने के लिए क्या है? कुछ कंडीशन है। तो कंपलसरी बनाने के लिए कुछ क्या है? कंडीशंस। अगर ये कंडीशन फुलफिल करोगे तो बनाना पड़ेगा। तो पहली कंडीशन क्या है? कि आपकी जो ग्रॉस रिसीप्ट है वो 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा होनी चाहिए इन ऑल 3
years preceding the previous year, preceding the previous year. तो अतुल यहाँ पे एग्जाम्पल चलेगा, हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा है, 21-22, तो हमें उसके कितने पीछे जाना होगा, 3 साल, उसके पीछे 3 साल चले जाओ। कौन कौन से साल ले लो, 20-21, 19-20, 18-19, वेरी गुड। ये 3 साल हमने लेने हैं और इन 3 साल में क्या होना चाहिए, ऑल वर्ड लिखा होगा मैंने, ऑल। हर साल हमारी ग्रॉस रिसीप्ट कितनी होनी चाहिए बताओ, हर साल 1.5 लाख से ज़्यादा, हर साल 1.5 लाख से ज़्यादा, हर साल। अगर ये हर साल 1.5 लाख के ऊपर जा रहा है तो हमें इस प्रीवियस ईयर में क्या बनाना पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना पड़ेगा, हमारे लिए कंपलसरी होगा। नए नए CS बनोगे, क्या 1.5 लाख से ऊपर होगा, 0 होगा, या सुनो, जिस प्रीवियस ईयर में कर रहे होंगे उसके पीछे तो 0 होगा। अब आप कैसे डिसाइड करोगे कि हमें बनाना है या नहीं बनाना? अगर आपको लगता है कि ये लिमिट क्रॉस हो जाएगी तो बना लेना, आपको लगता है नहीं होगी तो मत बनाना। आपको नहीं लग रहा लिमिट बहुत कम है, 1.5 लाख रुपए क्या होते हैं, बोलो, कुछ भी नहीं। यस और नो, 1.5 लाख कुछ होता है क्या? क्षितिज आ गया समझ में? हर्ष को आ रहा है समझ में? रितेश को आ रहा है? शिवी आ रहा है बेटा? पीछे कौन सो गया, गुप्ता जी? कौन है पीछे पर? अच्छा अच्छा वो है, मेरे को लगा, मैंने गुप्ता का तो मैसेज आ गया था अपने को। कोई डाउट इसमें? नीचे नोट लिख लेना, अगर 25 रुपए से क्या है, 25 रुपीज से ऊपर का बिल है तो आपको उसकी कॉपी देनी पड़ेगी, उसकी कार्बन कॉपी दोगे भाई। तो 25 रुपए से ऊपर का अगर बिल होगा तो उसकी कार्बन कॉपी हमें देनी पड़ेगी। 25 रुपए से कम है, मना कर देंगे सामने वाले को। ऐसा भी काम करोगे? 25 रुपए से कम वाले काम, अरे चाय वाले होते हैं, तो जितने भी 25 रुपए से ऊपर के बिल हैं उनकी क्या है, कार्बन कॉपी आपको रखनी है अपने पास। ओरिजिनल तो आप उन्हीं को दे देते हो जो बंदा होता है। तो 25 रुपए से ऊपर के बिल की क्या रखनी है अपने पास, कार्बन कॉपी रखनी है। ये आप पेमेंट कर रहे हो, यस और नो? उसी तरीके से आप भी तो क्या करते होंगे, कुछ खर्चा करते होंगे। ये तो खर्चा आपका हो रहा था ऊपर वाला, नीचे वाला कौन खर्चा कर रहा है, एम्प्लॉयर। अब एम्प्लॉयर जब पैसे खर्च करेगा, मतलब एम्प्लॉयर ने एसी खरीदा, एम्प्लॉयर ने क्या करा, एसी खरीदा। अच्छा ऐसे लिख लो ना, गलत हो जाएगा, एक्सपेंडिचर मतलब एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है ना, अब ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर एम्प्लॉयर परचेज कर रहा है तो ओरिजिनल बिल आएगा, फिर तो वर्ड। अभी कार्बन कॉपी क्यों आ रहा था, क्योंकि आप पेमेंट कर रहे थे, आप किसी को पैसे दे रहे हो, आपका खर्चा हो रहा है पे करने से। मान लो कि आपने
कोई भी पेमेंट की, तो कार्बन कॉपी की बात थी कि उसकी कार्बन कॉपी आपके पास होनी चाहिए, ओरिजिनल सामने। आपके पास ओरिजिनल कॉपी कब होगी? जब आपने कुछ खरीदा होगा, एसी खरीद लिया तो 50 रुपए से ज़्यादा का कुछ भी सामान खरीदोगे उनके ओरिजिनल बिल आपके पास होने चाहिए। और खर्चे जब करो, समझ गए, जब खुद काट रहे हो तो 25 रुपए से ऊपर, और तुम्हारा कोई काट रहा है तो भाई उस केस में ओरिजिनल बिल कितना? 50 रुपए से ऊपर आपको रखना पड़ेगा। तुमने काटा 25, तुम्हारे काटे तो डबल, 25 का डबल है ना 50। याद करने का तरीका है सिंपल। बच्चा ना कंफ्यूज हो जाता है 25 रुपए 50 रुपए में। सर 25 किसका? तू खुद देख लियो कौन किसका बिल काट रहा है। तुम काटोगे 25, तुम्हारा कोई काटेगा 50। सिंपल, बहुत ही सिंपल हो गया। तो ये किनके लिए था ये सब कुछ? ये कंडीशन किसके लिए थी? लिख लो, प्रोफेशनल के लिए। क्या हम लोग प्रोफेशनल की कैटेगरी में नहीं है? वो 9 के 9 लोग किस कैटेगरी में? प्रोफेशनल कैटेगरी में। किस कैटेगरी में? प्रोफेशनल। और अदर एसएससी के लिए क्या है? अदर एसएससी समझ गए? जो लोग क्या कर रहे हैं? बिजनेस। हम क्या कर रहे थे? बोलो। प्रोफेशन। हमारी ग्रॉस रिसीप्ट कितनी थी? हाँ 1.5 लाख। इनकी कितनी है? 1,20,000। इनकी हमसे कम है। और इनकी टर्नओवर रखी गई है 10 लाख। और इनका ये सब कुछ जो देखना है ये भी 3 साल का देखना होगा। प्रीसीडिंग ईयर होंगे, यस और नो? पर ऑल नहीं, यहां पे प्रीसीडिंग ईयर क्या है? एनी। मतलब कि ये जो 3 साल है ये एनी देखने हैं, ऑल नहीं देखने। और प्रीसीडिंग किसके देखना है? प्रीवियस ईयर के। वहां पे क्या था? 3 साल ऑल, मतलब हर साल 1,50 के ऊपर होना चाहिए। इसमें क्या है? एनी। किसी भी एक प्रीवियस ईयर में 1,20 से ऊपर है आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगा। वहां पे हर साल होना चाहिए था, यहाँ पे क्या है? किसी भी एक साल। एनी वर्ड लिखा है, एनी 3 इयर्स। ये 3 साल थे, ऐसे बना रखे थे ना 3 साल। किसी भी एक साल में 1,20 के ऊपर जाएगा, हो गया 3 कि 3 में 1,20 से ऊपर। यहाँ पे आकांक्षा बेटा तीनों में होनी चाहिए। और यहाँ नीचे वाले में क्या है? किसी एक में भी हो गया, 2 में नहीं है, 1 में है, इन 2 में नहीं है, इसमें है। किसी भी एक साल हो जाए, एनी 3 ईयर प्रीसीडिंग लिखा है ना, एनी 3 ईयर प्रीसीडिंग क्या हो जाए? 1,20 से ऊपर, टर्नओवर 10 लाख से ऊपर, टर्नओवर 10 लाख से ऊपर, टर्नओवर 10 लाख से ऊपर। टर्नओवर का कितना करना है? 10 लाख से ऊपर। ग्रॉस रिसीप्ट कितना करना है? 1,20 से ऊपर। हर्ष आसान है। सीएस बनने के बाद क्या करोगे? चेक करोगे मेरा कोई सा भी साल ऐसा तो नहीं है, ऑल। अगर सारे साल 1.5 लाख से ऊपर है कंपलसरी। बिजनेस करने बैठा तो कोई भी एक साल। बाकी ये जो लिमिट है 1,20 की, अगर बंदा इंडिविजुअल और कौन है? एचयूएफ, तो ये लिमिट 2.5 लाख की हो जाएगी। और ये 10 लाख 25 लाख हो जाएंगे। समझ में आ गया सबको? क्या नीचे नोट में लिख सकते हो ये ग्रॉस रिसीप्ट कब हो जाएगी? 2.5 लाख। हाँ सीमा, रिकॉर्डिंग हो रही है बेटा। बाकी रिकॉर्डिंग की जरूरत ही नहीं है यार। जो बच्चा आज भी क्लास ले रहा है उसको आज भी समझ में आ रहा होगा। वो आ रहा है समझ में। रिकॉर्ड तो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि और भी बच्चे लेते हैं क्लास। बाकी रिकॉर्डिंग तो करनी है।
सर हम नहीं बना रहे बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो सेक्शन 271A, अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या करते हो, नहीं बनाते, तो आपके ऊपर क्या लगेगी, पेनल्टी, 25,000 रुपये की पेनल्टी, 25,000 रुपये, एग्जाम में आ सकता है। तो जो बंदा 44AA था, जो बंदा 44AA में बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाता, उसके ऊपर कितने की पेनल्टी है, 25,000। याद हो जाएगी। जो आज क्वेश्चन दिए थे JIL के, घर जाके लर्न कर लेना। इजी थे, क्या बात है, गुड। जिसको ना आ रहा हो तो बता देना, हम भेज देंगे उसके पास आंसर। हाँ 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 हाँ, उसमें भी वही प्रोविज़न है ना, क्योंकि वो मैंने इसके अंदर लिखवाया। प्रोफेशन अगर इंडिविजुअल कर रहा है तो कहानी अलग हो जाएगी। अगला आ गया सेक्शन 44AB, मेरा फेवरेट, टैक्स ऑडिट। आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का क्या कराना है, टैक्स ऑडिट कराना है। कौन कर सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। कौन सा, प्रैक्टिसिंग। जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा वही आपका टैक्स ऑडिट कर सकता है। इसमें भी तो दो लोग होंगे, एक कौन, बिजनेस वाले, एक प्रोफेशन वाले। तो बिजनेस वालों को कब कराना अपना टैक्स ऑडिट, जब टर्नओवर 1 करोड़ के ऊपर होगी प्रीवियस ईयर की। प्रोफेशन वालों को कब कराना है, हाँ जी, पता है आपको, किसी को पता हो, मैंने ऑलरेडी बता रखा है। ग्रॉस रिसीव्ड 50 लाख से ज़्यादा, क्या मैंने ऑलरेडी ROI के चैप्टर में या TDS के चैप्टर में, TDS में बताया था, बताया था नहीं बताया था कि बिजनेस टैक्स ऑडिट करानी पड़ेगी अगर टर्नओवर कितनी हो गई, 1 करोड़ के ऊपर प्रीवियस ईयर में। प्रोफेशन में कितना, 50 लाख से ज़्यादा। और अगर इसमें क्या कर गए, डिफॉल्ट, अगर इसके अंदर क्या कर गए, डिफॉल्ट, तो क्या होगा भाई, अगर इसमें डिफॉल्ट किया तो अंडर सेक्शन 271B इसकी पेनल्टी लग जाएगी। क्या पेनल्टी है, इसका मतलब क्या है, विच एवर इज लोअर।
तो कितनी पेनल्टी लगेगी? जितनी आपकी टर्नओवर है उसका 0.5% या 1.5 लाख। इसका मतलब मिनिमम 1.5 लाख की तो पेनल्टी लगनी है। उससे कम की, सॉरी मैक्सिमम ना, मैक्सिमम 1.5 लाख की लगनी है, उससे ज़्यादा की नहीं लग सकती। प्रज्ञा को आ रहा है? प्रज्ञा क्लियर है? यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला सेक्शन कौन सा? 44 AD। फोर AD और एडा का याद आ रहा है कुछ? मैंने बताया था 44 AD किसके लिए? जो लोग बिजनेस करते हैं। जो लोग क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। और ये बिजनेस करने वाले लोग कौन है? इलिजिबल एसएससी कौन है? ये रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट HUF और रेजिडेंट फर्म, एक्सक्लूडिंग LLP। LLP इसके में नहीं आएगा। कंपनी आएगा? नो, कंपनी तो साफ साफ ही मना हो गया ना, एक तरीके से लिखा ही नहीं है कंपनी के लिए, तो फिर आएगा ही नहीं। रेजिडेंट आना है, रेजिडेंट आना है, रेजिडेंट आना है, इंडिविजुअल, HUF, फर्म। LLP क्यों लिखा? क्योंकि फर्म की बात की। ये क्या है? ये 44 AD क्या है? जितने भी लाला लोग अपना क्या चला रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं, किराने की दुकान चला रहे हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं? उन्हें कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करने, कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करने। नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। उनको रिक्वायर्ड ही नहीं है टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बस वो सीधे क्या करें? अपनी प्रेजेंटिव इनकम दिखा दें। प्रेजेंटिव इनकम का मतलब क्या होता है? कि जो उनकी टर्नओवर है उसका 8% उनकी इनकम मान ली जाएगी। उसके 8% उनकी इनकम मान लीजिए। 1 करोड़ की टर्नओवर, उसका 8%, 1 करोड़ का 8%, हाँ 8 लाख, 8 लाख रुपए उसकी इनकम मान लेंगे। और अगर ये 8% क्या बन जाएगा? जो आपकी परसेंटिव इनकम है, ये 8% टर्नओवर की जगह क्या बन जाएगा? 6% बन जाएगा। 6% किस में बनेगा? अगर आपने जो पेमेंट है, पेमेंट इन
पेमेंट इज रियलाइज्ड बाय अकाउंट पे चेक। अकाउंट पे चेक और वही इलेक्ट्रॉनिक, क्या बताया था, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, क्लियरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। अगर लाला जी का सारा पैसा किससे आता है, अकाउंट पे ही चेक से या ऑनलाइन आता है, तो वो अपनी टर्नओवर का कितना दिखा सकते हैं, 6%। मेरी क्या है, इनकम है, और फिर इसके ऊपर क्या पे कर देंगे, टैक्स। तो कौन लोग हैं जो ये काम कर सकते हैं? कहता है दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल, ये जो सेक्शन है ये एप्लीकेबल है फॉर एनी बिजनेस, किसी भी बिजनेस के लिए, एक्सेप्ट कुछ लोग हैं जो ये सेक्शन नहीं ले सकते। पहला जो 44E के अंदर आ रहा है, जो 44AE के अंदर जिसका बिजनेस आ रहा है, दूसरा जिसका एजेंसी बिजनेस है, और तीसरा जिसका कमीशन एंड ब्रोकरेज का बिजनेस है। प्लस उसकी जो टर्नओवर है या ग्रॉस रिसीप्ट है इज अप टू 2 करोड़। समझ में आ गया होगा? अरे यार क्या बच्चे हो भाई, मेरे तो समझ में नहीं आता, कैसे पढ़ोगे बेटा, कैसे काम चलेगा? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, ECS क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। लिखते हुए शॉर्टकट यूज करते ही नहीं हो क्या? कल मैं लिख दूंगा RBI। सर ये क्या है? तेरे घर के पीछे किसी का नाम है? जागो मोहन प्यारे जागो। ये 12वीं क्लास में बता दिया जाता है, 12वीं में भी यूज होता है। डन है? समझ में आ गया या समझाएं? ऑनलाइन ऑफलाइन समझ में आ गया? तो कह रहा है कि ये सेक्शन 44AE वालों को नहीं मिलेगा, एजेंसी बिजनेस वालों को नहीं मिलेगा, जो कमीशन और ब्रोकरेज का बिजनेस करते हैं उनको नहीं मिलेगा, और जिनकी टर्नओवर कितनी है 2 करोड़ तक है उसको नहीं मिलने वाला। इसका मतलब इसके लिए टर्नओवर कितनी चाहिए, 2 करोड़ से ज़्यादा। नहीं 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 सुनो, एक्सेप्ट मतलब इन बिजनेस वालों को तो नहीं मिलना है, 2 करोड़ से ज़्यादा होगी तो नालायक, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने ही पड़ेंगे उसे। और अगर टर्नओवर 2 करोड़ तक होगी तो आपको रिलैक्स रखा गया है, फिर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाने। समझे? 2 ही बातें होंगी, या तो टर्नओवर 2 करोड़ के अंदर या उससे ज़्यादा। ज़्यादा है तो हमेशा मैंडेटरी, हमेशा मैंडेटरी। 2 करोड़ तक है तो ये सेक्शन प्रिविलेज ले सकते हो। टर्नओवर वहाँ तो 1 करोड़ ही लिखवा दिया था, अगर याद आ रहा हो अभी 44 उसके अंदर AB के अंदर कि टैक्स ऑडिट होती है अगर 1 करोड़ से ज़्यादा होगी तो। यहाँ 2 करोड़ है, क्या मतलब कि अगर किसी की टर्नओवर 2 करोड़ तक की है तो उसको रिलैक्सेशन है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट नहीं कराने। आगे जी बात समझ में? 2 करोड़ से ज़्यादा होगी फिर तो कराने ही पड़ेंगे भाई। AD के बाद कौन आएगा?
पर अभी एडी में एक दो बातें और रहती। अगर आपने एक बार क्या कर दिया, लिख लो इंपॉर्टेंट नोट। इंपॉर्टेंट नोट क्या है? कौन सा सेक्शन था ये? 44 एडी। एक बार 44 एडी का क्या हो गया? डिफॉल्ट हो गया। 44 एडी में आपने डिफॉल्ट कर दिया, मतलब वायलेशन कर दिया आपने, कॉन्ट्रडिक्शन कर दी इसकी। तो आने वाले 5 साल तक, 5 ईयर्स सब्सिक्वेंट जो भी होंगे उस प्रीवियस ईयर के, आप इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं ले सकते, बैन है आपके ऊपर। 44 एडी में डिफॉल्ट करने का मतलब कि सर हमने जो 44 एडी था, हमारा टर्नओवर कहाँ चला गया? 2 करोड़ के ऊपर। तो आने वाले 5 साल तक आपको 44 एडी नहीं मिलेगा। आने वाले 5 साल तक 44 एडी नहीं मिलेगा। डिफॉल्ट कर दिया तो 5 ईयर सब्सिक्वेंट टू द प्रीवियस ईयर, जो प्रीवियस ईयर है उसके आगे आने वाले 5 साल तक 44 एडी आपको नहीं मिल पाएगा। एडी के बाद एडा। एडा क्या है पता है ना? 44 एडीए किसका है? ये एडी था ना, एडीए किसका है? हम लोगों का, प्रोफेशनल लोगों का। सेम कॉपी कट पेस्ट सेम है प्रोविजन। अगर आपकी टर्नओवर कितने से ज्यादा, 1 करोड़, वहां 2 करोड़ है, यहां 1 करोड़ है, सॉरी 1 करोड़ कहाँ लिख दी। अगर आपकी पीजीबीपी की इनकम, मतलब कि आपकी ग्रॉस रिसीप्ट मल्टीप्लाई में 50%, और ये करके कितना आ रहा है? अप टू 50 लाख, तो आप ये सेक्शन ले सकते हो। अगर ये अप टू 50 लाख आ रहा है तो ये सेक्शन ले सकते हो। समझ गए होंगे क्या है? तो जो लोग 44 एडीए में आना चाहते हैं प्रोफेशनल, अगर उनकी 50 लाख तक की क्या होगी ग्रॉस रिसीप्ट होगी, तो वो इस सेक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं। इस सेक्शन के बेनिफिट से होगा क्या कि आपकी पीजीपी की इनकम कितनी मानी जाएगी? जितना भी आपका देखो ग्रॉस रिसीप्ट होगा, एग्जाम्पल आपका ग्रॉस रिसीप्ट 40 लाख है, तो ग्रॉस रिसीप्ट 40 लाख, उसका 50% कितना? 20 लाख, ये आपकी पीसीपी इनकम मान ली जाएगी। अगर 10 लाख है तो 5 लाख मान ली जाएगी। आगे बात समझ में? पर आपकी ग्रॉस रिसीप्ट 50 लाख से ऊपर नहीं जानी चाहिए, तो हम 50% आपकी पीजीपी की इनकम मान लेंगे। क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स इसे ऑडिट कराना पड़ेगा? नो। पर क्या इसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे? यस। क्यों? 44 डबल ए, इसके ऊपर 44 डबल ए लगेगा, इसको तो बनाना ही है।
नया सेक्शन 44 AE एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आना ही आना है पेपर में। 44 AE पेपर में आना ही आना है। यहाँ पे बात करेंगे ट्रांसपोर्टर की, जो ट्रांसपोर्टर है। तो जो लोग ट्रांसपोर्टर हैं वो इसके अंदर कवर हैं। समझ गए किस चीज का बिजनेस कर रहे हैं? छोटे हाथी बड़े हाथी का। तो हाथी कैसा होगा? हैवी, हैवी गुड्स वाला व्हीकल होगा, या कैसा होगा? अदर व्हीकल। हमें कैसे पता लगेगा वो हैवी है? हमें कैसे पता लगेगा कि हैवी व्हीकल है? अगर उसकी कैपेसिटी 12 किलोग्राम टन्स उठाने की है, 12 टन अगर वो लेके जा सकता है, या इससे ज़्यादा लेके चला जाए, 12 मिनिमम रखा गया है क्राइटेरिया, 12,000 किलोग्राम, इससे ज़्यादा अगर वो उठा लेता है, जो होते भी हैं उनमें लिखा भी होता है, गाड़ी खरीदते हैं उसका वेट नहीं लिखा होता गाड़ी का, ऐसे ही इनका भी लिखा होता है। समझ गए होंगे? इससे ज़्यादा होंगे तो हैवी में आ जाएंगे, इससे कम होंगे तो एग्जैक्ट 12,000 है तो भी अदर में आएगा ना, ज़्यादा होना चाहिए, 12,000 से ज़्यादा होना चाहिए। अब मान लो इधर एग्जाम्पल के लिए 15,000 किलोग्राम वो उठा सकता है, तो क्या करोगे? इनकम कैसे पता लगाओगे? इनकम कैसे निकलेगी पीजीवीपी में? कहता है 1,000 रुपये, 1,000 रुपये पर टन है। समझ गए? 1,000 रुपये पर टन है तो यहां कितनी इनकम आ जाएगी बताओ? 1,000 रुपये पर टन इनकम है भाई, पर मंथ, पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ 15,000 आ जाएगी ना। और अगर इधर बोल दे 4,000 किलोग्राम है तो कितने आ जाएगी यहाँ पे? यहाँ बोल रहा है 7,500 रुपये एवरी मंथ। क्या समझ गए? और पार्ट ऑफ द मंथ। सर अगर उस ट्रक का जो वेट है वो 12,000 किलोग्राम से क्या है ज़्यादा, तो हम लोग 1,000 रुपये पर टन लिया करेंगे। और अगर 12,000 या उससे कम का है तो 7,500 रुपये लिया करेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ कितने टन का है। उसका हमें करना ही नहीं कुछ, 4,000 टन का हो, 10,000 टन, सॉरी टन नहीं, 4 टन का हो, 10 टन का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या 12 टन का भी हो, 12 से ज़्यादा नहीं, क्योंकि 12 से ज़्यादा होगा हैवी में आ जाएगा, है ना भाई। हैवी अगर 16 टन का, रितेश बताएगा 16 टन कितने पैसे लेगा महीने के? 16,000, 16,000 की इनकम मान ली जाएगी महीने की। और अगर वो 8 टन का है तो 7,500 रुपये एक महीने की इनकम। सर एक महीने एक दिन यूज हुआ, पार्ट ऑफ द मंथ फुल मंथ ट्रीट कर लिया जाएगा, 15,000 रुपये हो जाएगी। पेपर में आना है, 100% आना है, चाहे कुछ हो जाए। समझ में आया या नहीं आया? आकांक्षा को आया समझ में? ये हर्ष को आया? सिमुल आ गया? समझाओगे एक बार? समझा दो एक प्रोविजन, देखते हैं कौन समझाता है।
अरे आकांक्षा ये लाइट ऑन कर देना। ठीक है भाई, सिमिल बताओ बेटा। टन के हिसाब से इनकम लगा लेंगे। अगर वो 12 टन के ऊपर है तो हैवी व्हीकल कंसीडर कर लिया जाएगा। हमने बोल दिया 15 टन का व्हीकल है, तो हर महीने की कितनी इनकम मान ली जाएगी? 15,000 रुपये मान लिए। सर अगर वो एक महीना एक दिन यूज हुआ तो बोल, एक महीना एक दिन यूज हुआ है, कितनी इनकम महीने की? वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, 30,000 हो जाएगी ना। 2 महीने मान लिए जाएंगे, एक महीने की 15, तो 2 महीने की बेटा यार 15,000 को 2 से ना मल्टीप्लाई करके 30,000 आता है ना अतुल? बच्चा कह रहा है 30,000 कैसे आ गया, 15 बोल रहे हो। 3 महीने होंगे तो कितनी आ जाएगी? 4, 5, बस यही 2 बच्चे हैं, बाकी बताओ 5 महीने में कितना आ जाएगा हैवी में? 75, वेरी गुड। 6 में हमें 15 का टेबल आता नहीं है भाई, 90,000 होते हैं यार। 7 में, 8 में, 9 में और 10 में। बोलो 10 में बोलो। 11 में, 11 में आंसर नहीं आएगा, लिखो नीचे नोट लिखो, 11 वाले को अलाउड ही नहीं है। कितना अच्छा गेम खेला हमने, नीचे नोट लिखो। ये सेक्शन किसको अप्लाई होगा? दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल इफ एसएससी, हाँ सिमिल, अगर एसएससी के पास ओन्स मैक्सिमम कितने व्हीकल होंगे? 10, तो ही ये एप्लीकेबल होगा। इफ एसएससी, बोलो जी, मोर देन 10, अगर 10 से ज्यादा है, कह रहा है एसएससी क्या है? ओन, अगर एसएससी ओन है मैक्सिमम 10 तो ही अप्लाई होगा। अगर इफ एसएससी मोर देन 10 व्हीकल, देन दिस सेक्शन नॉट अप्लाई। समझ में आ गया सबको? ये दम कहां तक चलेगा? 10 तक, उसके आगे नहीं चलेगा। पेपर में आना मैंडेटरी। पूछ लूं एक पेपर का क्वेश्चन? लो पेपर का क्वेश्चन कहता है हैवी जो है 2 व्हीकल है, हैवी वाले कितने हैं? 2, और अदर व्हीकल 3, अदर कितने? 3। ये महीने यूज हुआ है 5 महीने 4 दिन, ये यूज हुआ है 4 महीने। पीजीवीपी की इनकम बता दो। सर कितने व्हीकल हैं बता दिया आपको, मेले टोटल 5 ही तो है उसके पास, 10 से ज़्यादा होते तो नहीं मिलते। क्या 10 से ज़्यादा है क्या? नहीं। पीजीवीपी इनकम बता दो। जिसने सही बता दिया उसको समझ में आ गया। भाई ये क्या कर रहा है सितेश? केजीएफ चैप्टर 3 देख रहा है क्या? यहाँ कॉन्सेंट्रेट कर लो यार, अब 30 दिन तो यहाँ पढ़ लो।
बोली आ चुकी है कितने की? 180 की। पूरा मिला के आंसर बता देना। एक आदमी के पास ये दो नहीं हो सकते, छोटे बड़े नहीं हो सकते। फिर 270। भाई ये 6 महीने मान लिया जाएगा। 2 व्हीकल है, एक का कितना है? 1000 रुपये। एक का 1000 रुपये, दो का कितना हो गया? 2000। 2000 इंटू में कितना? अच्छा 2000 तो क्या है, पर मंथ है ना, तो कितने कितने महीने हो गए ये? 6। तो ये कितना हो गया? 12,000 रुपये हो गया। और यहाँ पे कितना? 7,500। 4 महीने कितना? 15 15 30 है ना? कितना आंसर आया? अगर मैं टन बोलता तब दिक्कत होती, समझे? टन में बढ़ाते ना 1000 रुपए का रेट। ये सुनो, इसे कहते हैं बस क्या पढ़ते हो सब पता लग जाता है, तुम्हारे दिमाग में लगा हुआ है, समझ सकते हो तुम क्या लगा हुआ है। कितनों को आ गया ये? ऑनलाइन में सबको आ गया भाई, ऑफलाइन में आ गया। एक क्वेश्चन और पूछ लो सर। ये लिख लिया? नीलू क्या है बेटा बताओ? नीलू रेखा, ये थोड़ी ना भाई क्लास आ गया है, बताओ। नीलू को भी आ गया। चेंज कर दूं क्वेश्चन? बता दोगे? ना हैवी बता रहा हूं, बस ये बता रहा हूं 2 व्हीकल हैं, 2 व्हीकल हैं, 10 टन का व्हीकल है। एक व्हीकल 10 का, दूसरा व्हीकल भी 10 का। समझ गए? व्हीकल 2 हैं, 10-10 टन के 2 व्हीकल हैं। आकांक्षा तो निकाल ही लिया, 7,500 लग जाएगा इसमें तो, और 2 हैं तो 15,000 लग गया। 5 महीने आ गया आंसर। यस और नो? और अगर मैं ये कर दूं कि ये कितने टन है? 15 टन, तो क्या आंसर हो जाएगा? फिर 15,000 मल्टीप्लाई में कितना? 2, 30,000 आ जाएगा। और फिर 5 से मल्टीप्लाई, फिर 1.5 लाख। बताओ आया नहीं आया समझ में? अब मुझे लगता है पेपर में कुछ पूछ ले, तुम कर दोगे, अब कर दोगे। अगला लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हेडिंग डाल लो ये, जिसमें नंबर 1 है। अगर, और ये जो टॉपिक है ये नॉन रेजिडेंट के रिगार्डिंग है। अगर पीसीपी में नॉन रेजिडेंट के रिगार्डिंग कुछ आ जाए तो आपको क्या करना है? अगर मान लो बिजनेस आ जाए, किसका? नॉन रेजिडेंट का। कौन सा बिजनेस है?
शिपिंग बिजनेस है। कौन सा बिजनेस है? शिपिंग। तो आपको 7.5% इनकम ले लेनी है इसकी। कितनी इनकम मान लेनी है इसकी? 7.5% इनकम मान लेनी है। शिपिंग बिजनेस में पैसा कहां से आता है? शिपिंग जो बिजनेस होता है उसका पैसा कहां से आता है? जब वो पैसेंजर को लेके जाते हैं, गुड्स को लेके जाते हैं, माल को लेके जाएगी शिप। भाई एक ओला वाला पैसे कैसे कमाता है? पैसेंजर को लेके जा रहा है। सिंपल था तो आंसर है। शिपिंग वाला जो भी लेके जा रहा है, चाहे पैसेंजर ले जाए, चाहे गुड्स ले जाए, चाहे कोई किसी की मेल ले जाए, कोरियर लेके जाए किसी का, सर जो इनकम वो अर्न कर रहा है उसका 7.5% पीजीपी में इनकम आनी जाएगी। बाकी खर्चा नहीं है क्या उसका? ओला वाले को कहोगे तूने 500 रुपये कमाए, ये तेरी इनकम है, वो कहेगा अच्छा। अब तो सीएनजी भी महंगी हो गई है, 71 चला गया भाई। पर कितना ज्यादा हो गया, ये तो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। बढ़ा तो बहुत ज्यादा दिया, हद से ज्यादा। जहां आदमी भाई 1 रुपए में घूम रहा था, अब 3 रुपए लग रहे हैं उसके। या शायद पैसे में भी घूम रहे थे कई लोग, इतनी अच्छी माइलेज हो रही थी। तो उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बढ़ गया। और रियलिटी में गैस का रेट ये होना नहीं चाहिए। घर पे भी जो लोग गैस यूज कर रहे हैं, नहीं आईजीएल वाली गैस, गैस का सिलेंडर नहीं, तो उसका तो बिल मेरे ख्याल से ज़्यादा से ज़्यादा 300 रुपये भी बहुत ज़्यादा है। 500 से ऊपर तो किसी का आता भी नहीं होगा, जबकि वो हो रही है, पूरे दिन यूज़ हो रही है भाई। अब इसके है नहीं ना। दूसरा एयरक्राफ्ट। दूसरा क्या है? एयरक्राफ्ट का बिजनेस कर रहे नहीं कर रहे नॉन रेजिडेंट? किसके रिगार्डिंग पढ़ा रहा हूं? किसके रिगार्डिंग पढ़ा रहा हूं? नॉन रेजिडेंट के रिगार्डिंग। अगर एयरक्राफ्ट का बिजनेस हो रहा है तो कितना परसेंट बोला है? 5% इनकम मान ली जाएगी। तीसरा, अगर एक्सट्रैक्ट करने का बिजनेस कर रहे हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल, कुछ भी ईटीसी, कुछ भी निकाल रहा है कोई बाहर वाला नॉन रेजिडेंट, तो 10% इनकम मानी जाएगी। 10%। और चौथा, अगर कोई सिविल कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो वहां पे भी 10% इनकम मानी जाएगी। पेपर में इनमें से एक, 4 में से एक कोई ना कोई आएगा ही आएगा। बस आपको याद रखना है नॉन रेजिडेंट बिजनेस किसका कर रहा है, शिपिंग का, एयरक्राफ्ट का, या एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल का, या सिविल कंस्ट्रक्शन का। सिविल कंस्ट्रक्शन का, हाईवे वे ये सब बन रहे होते हैं। ऑनलाइन में हो गया, सभी को आ गया समझ में? तो बस ये नॉन रेजिडेंट वाला ही लास्ट पार्ट था पीसीपी के अंदर। अगर पीसीपी का पूरा चैप्टर आप देखोगे, मुझे लग रहा है नोट कर लिया होगा, पूरा चैप्टर अगर पीसीपी का देखोगे तो एक तरफ इनकम और दूसरी तरफ खर्चों की बात थी। हमने इस चैप्टर में खर्चे ही पढ़े हैं, इनकम तो हमने पढ़ी ही नहीं। इनकम हमें कैसे पता लगेगा इनकम है? पढ़ते ही पता लग जाएगा ये चीज इनकम है। तो जो इनकम हो उसमें से खर्चा माइनस कर लेना, पर खर्चे वही माइनस करना जो मैंने बताए। जो मैंने बताए ही नहीं, मैंने पहले ही बोला था, वो खर्चे क्या कर देना, 100% अलाउड कर देना।
तो ये याद रखना, जो खर्चे मैंने क्लास में पढ़ाए हैं बस वो याद होने चाहिए, उसके अलावा 100% खर्चे अलाउड कर देना अगर मैंने नहीं पढ़ाए। सर अगर वो नॉन रेजिडेंट के आ गए तो वो 4 केस, कहानी खत्म। तो फ्रॉम माई साइड चैप्टर इज ओवर। 12 बजे मिलते हैं, असेसमेंट करेंगे। किसकी असेसमेंट? सबकी असेसमेंट कर देंगे, चाहे वो इंडिविजुअल हो, पार्टनरशिप फर्म हो, कंपनी हो, कोई सा भी हो, सारी असेसमेंट कंप्लीट हो जाएगी। एक चैप्टर है सेट ऑफ का, टाइम मिलेगा तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं भी मिलेगा तो अगली क्लास है ही। तो असेसमेंट के बाद तो हमारा सेट ऑफ, असेसमेंट सेट ऑफ, और तो कोई चैप्टर नहीं रहता था, ठीक है ना। सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा भाई, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा अपना। बस जीएसटी के कुछ चैप्टर रह जाएंगे, वो हम आराम से करते रहेंगे। और अपने सारे फ्रेंड्स को बता दो एमसीक्यू हम लोग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं भाई, उसको अटेंड करें। तो अभी ब्रेक है, 12 बजे मिलेंगे। और 115 बीएससी करना है आज।